हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपना यूजीसी नेट का पेपर वन है उसका कंप्लीट रिवीजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अपनी 10 की 10 यूनिट्स हैं उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के टाइम हमें मेरे हिसाब से इतने कम समय में जो रिवीजन करने की ज़रूरत है उससे उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा कि मैंने सारी यूनिट्स कुछ ही टाइम में देख ली और एक शार्प रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेहतर वीडियो रहेगा आपके लिए। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत-बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से चित्त को शांत करके एग्ज़ाम्स को करके आएँ। तो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है एसडब्ल्यूएमजी। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन भी जल्दी से ही आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट और हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, ये सब बात हम देखते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम पूरा डिटेल में बात करते हैं तब, लेकिन हम एक शॉर्ट टाइम में जो रिवीजन करने जा रहे हैं 10 यूनिट्स का, उसमें ये बातें मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगी। इससे बहुत कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है? तो एक तो ये आपका इसमें एक लेवल ऑफ टीचिंग का जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है शिक्षण के स्तर, जिसमें सबसे बेसिक जो लेवल है वो मेमोरी लेवल है, उससे ऊपर है अंडरस्टैंडिंग लेवल और सबसे अपर मोस्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम प्रॉब्लम सेंटर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सेंटर्ड भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है और जो मॉनिटर एक तरह से जो गाइड है ना, वो गाइड होता है बेसिकली। यहाँ पे कोई टीचर वाली बात नहीं होती, गाइड होता है। और प्रॉब्लम सोल्व बेसिकली कौन करता है? स्टूडेंट करता है ना? सोल्व वही करता है और काफ़ी ओपन सेशन रहता है रिफ्लेक्टिव में। जैसे हमारा रिसर्च में हम बात करें तो गाइड की भूमिका होती है। लेकिन मेमोरी लेवल में फैक्ट्स और तथ्यों को रटना होता है, फैक्ट्स और तथ्यों को रटवाया जाता है जो शुरुआती लेवल में, है ना? जिसको जिसमें लिखा भी हुआ है, एक तरह से ये थॉटलेस टीचिंग है। मतलब इसमें सिर्फ़ चीज़ें रटवाई जाती हैं, रोट लर्निंग करवाई जाती है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो भी चीज़ें थी, फैक्ट्स थे, उसका बीच रिलेशन बनाना समझाया जाता है। यानी कि फैक्ट्स के बीच संबंध, यहाँ पे थॉटफुल टीचिंग हो जाती है, यानी कि विचारशील शिक्षण हो जाता है। और सबसे अपर मोस्ट लेवल है दैट इज़ चिंतनशील स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, वो अपर थॉट फुल लेवल है ना? ऊपरी विचारशील स्तर है जिसके अंदर काफ़ी ओपन सेशन रहता है, ठीक है? तो ये तीनों लेवल में से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के कौन-कौन से फीचर्स हैं? तो इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है स्टूडेंट लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। छात्र तथ्यों और सूचनाओं को समझकर सीखते हैं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये मेमोरी लेवल की बात होगी। टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट, ये भी मेमोरी लेवल की बात होगी कि रट के पढ़ना। थर्ड ऑप्शन देखो डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास, बिल्कुल ये होगा। एक तो ये होगा क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्टिव लेवल अपर लेवल है सी, क्योंकि दो ऑप्शन चूज करने हैं। एक और देखो द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी, छात्र की मूल सोच और रचनात्मक क्षमताएं बिल्कुल विकसित होती है इसमें, ये भी होगा। सी और डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? और क्रैमिंग है लास्ट वाला, ये भी मेमोरी का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? सी और डी इज द राइट आंसर, है ना? सी और डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ये क्वेश्चन कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, दोस्त बेसिकली आपको पता है साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। तो थोड़ा सा आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करें, आंसर आ जाता है। कह रहा है फॉर क्लासरूम टेस्टिंग द लेंथ ऑफ द टेस्ट विल वेरी डिपेंड अपन। कक्षा परीक्षण के लिए परीक्षण की लंबाई इस पर निर्भर करती है। जैसे हम कोई भी क्लासरूम टेस्ट करते हैं तो जो लेंथ होगी टेस्ट की ना, वो किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले पर्पज ऑफ टेस्ट इस पे तो करेगी ही करेगी कि आपके परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल करेगी। काइंड्स ऑफ आइटम यूज्ड, उपयोग की जाने वाली विषय जो वस्तु है उसका क्या किस तरह की है, बिल्कुल इस पे भी डिपेंड करेगी। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर, यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता। ये कह रहा है शिक्षक का ज्ञान परीक्षण किए गए विषय पर, नहीं नहीं ये नहीं है। यहाँ पे बेसिकली टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है तो ये नहीं आएगा। एज एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल, बिल्कुल आएगा ये, यानी कि विद्यार्थियों की आयु और क्षमता की बात हो रही है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट, निर्देशात्मक उद्देश्य का परीक्षण किया गया, बिल्कुल ठीक है। इंस्ट्रक्शन का भी तो हमें फॉलो करना रहता है। तो इसमें सी का अलावा सारे ऑप्शन रह जाएंगे, तो सी को काट दीजिए। सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए बी डी ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना?
ये हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं आप। आगे एक आपके टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में ही है, एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर जो होते हैं, किशोर और वयस्क होते हैं, उनके लक्षणों की बात होती है कि किस तरह के लक्षण होते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पकड़नी है, की पॉइंट्स, और उससे कोई भी क्वेश्चन बने आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि किस तरह का होता है, आपको पता है कि जो एडोलसेंस होता है, जो किशोर होता है, ना तो बच्चा होता है और ना वयस्क होता है। ठीक है ना? तो बीच की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, मूर्त से अमूर्त थिंकिंग की तरफ एक तरह से बढ़ता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना? मूर्त से अमूर्त थिंकिंग की चीज़ों की ओर बढ़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और हाई अचीवमेंट की बात करते हैं जब भी उनको चैलेंज किया जाए, इस तरह की बात होती है, ठीक ना? रेस्टलेस और फटीग की बात होती है ना? हार्मोनल परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है हार्मोनल चेंज होता है, मूड स्विंग बहुत होता है, और ये मॉडलिंग बिहेवियर वाला एक बार आपसे पूछा भी गया कि यहाँ पे मॉडलिंग बिहेवियर भी होता है, यानी कि आप किसी को एज़ ए अपना मॉडल, रोल मॉडल की तरह उसको फ़ॉलो करते हो, चीज़ों को आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मॉडल मान लेते हैं उस जैसा, है ना? तो ये मॉडलिंग बिहेवियर से भी आपसे क्वेश्चन आया था कि मॉडलिंग बिहेवियर बेसिकली, या फिर ये पूछा गया था कि जो किशोर अवस्था है उसमें मुख्य सा कौन-सा लक्षण है? तो मॉडलिंग वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं, वैसे आप जानते हैं कि इस अवस्था में हार्मोनल चेंज होते हैं, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ कीवर्ड है जैसे कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त, मॉडलिंग बिहेवियर, और बाकी तो आपको चीज़ें इसमें बेसिक सी पता ही है, ठीक है? आगे बात करें फ्रेंड्स, आगे एक मेथड्स ऑफ टीचिंग है, ये भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो बहुत अच्छी-अच्छी मेथड्स हैं, आपको पता है टीचिंग के, है ना? और हर मेथड को इंटरैक्टिव, जैसे लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड में आपको पता है एक तरह से टीचर सेंटर्ड है, एक तरह व्याख्यान पद्धति है, वो क्या है, एक तरह से बिल्कुल क्या है, टीचर सेंटर्ड हो गया। और इसमें अगर टीचर सेंटर्ड हो गया है तो कई बार लर्नर है वो पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचर की कि किसी भी लेक्चर मेथड में जो अगर लेक्चर ले रहा है तो वो इंटरैक्टिव बनाए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये छोटे बच्चों पे लागू नहीं होता है लेक्चर मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक अच्छा मेथड है जिसमें प्रदर्शन विधि बोलते हैं। इसमें किसी चीज़ का डेमो देके दिखाया जाता है ना? मॉडल्स वगैरह बना के। डिस्कशन मेथड वही है ना? परिचर्चा वाला। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको पता है ये बच्चों में नहीं होना चाहिए। बच्चों में नहीं होगा डिस्कशन, वो तो और ही बात पे डिस्कशन कर लेंगे, तेरे टिफ़िन में क्या है ना? प्रोजेक्ट मेथड है ना? प्रोजेक्ट बना देना, प्रोजेक्ट देना, असाइनमेंट देना, ठीक है? सर्वे मेथड है, एक तरफ से क्वांटिटेटिव मेथड है ये, सर्वेक्षण पद्धति जिसमें क्वांटिटेटिव है, ये सीधा आपसे ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है? ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में पूछते हैं, एरर और ट्रायल और एरर करते रहते हैं ना, ट्राई करेंगे, फिर त्रुटि आएगी, फिर ट्राई करेंगे, फिर त्रुटि आएगी। तो और ये किसने दिया था? एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। और इंडक्टिव और इंडक्टिव में आपको आईपीजी याद रखना है, पर्टिकुलर से जर्नल, और डिडक्टिव में आपको डीजीपी याद रखना है, जनरल से पर्टिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आपको बताया ही था, जिसमें हमने रिफ्लेक्टिव मेथड में भी बात करी थी ना, तो ये हो गई। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स? हाँ, बहुत ज़रूरी है। और एक आपको यहाँ से इस टेबल से कई बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, है ना? कि आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्टर को कौन कोऑर्डिनेट करता है? और ये बेसिकली हायर एजुकेशन में भी आ जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है, मेरे हिसाब से आता ही रहता है। तो यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे कोऑर्डिनेटर है, कौन से सेक्टर को कौन कोऑर्डिनेट करता है? ये सीधा पूछ लेते हैं। जैसे मूक जो चल रहे हैं ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ चल रहे हैं। मैसिव का मतलब ही पूछ लिया। मूक में क्या फुल फॉर्म है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़। मूक क्या है? मूक बेसिकली यानी कि मैसिव मैसिव मतलब बहुत बड़े लार्ज लेवल पे। तो लार्ज लेवल पे जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़। तो मैसिव शब्द का मतलब पूछ लिया था, लार्ज लेवल पे। तो कौन-सा सेक्टर है, वो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये भी आपसे पूछते हैं। जैसे नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, नॉन टेक्नोलॉजी हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम हैं वो यूजीसी कर रहा है, ठीक है? और टेक्निकल इंजीनियरिंग के जो भी यूजी और पीजी डिग्री प्रोग्राम है उसको एनपीटीईएल कोऑर्डिनेट कर रहा है। एनपीटीईएल की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आपको याद रखनी है, पता होनी भी चाहिए, ठीक है? मैं नहीं बताऊँगा। और नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं, ये आपसे पूछा भी गया था पिछली बार कि जो नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उनको कौन कोऑर्डिनेट करता है, उसको सीईसी करता है। शॉर्ट में इसको सीईसी बोलते हैं, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। जो भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? इग्नू करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और जो भी स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं 9 से 12 के, वो करता है एनसीईआरटी, ठीक है ना? और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, है ना? जो 9 से 10, आउट ऑफ चिल्ड्रन का मतलब जो ओपन से करते हैं, जो स्कूलिंग, उनके लिए कौन कोऑर्डिनेटर है? एनआईओएस है।
और मैनेजमेंट जो प्रोग्राम्स है उसके लिए कोऑर्डिनेटर है IIM बेंगलोर, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है NITTR चेन्नई। NITT है ये, TTR ये है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन से सेक्टर को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ, शोध अभिवृत्ति की बात करूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, गुणात्मक शोध, और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक शोध। यहाँ से बेसिक से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इन्हीं से घुमा फिरा के चीज़ों को बहुत बार पूछा है। तो बेसिकली आप नाम से ही समझ रहे हो क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्वालिटी का मतलब गुण होता है, यानी कि इसमें हम अंडरस्टैंडिंग किसकी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, है ना, और ऐसा बिहेवियर उसमें कैसे आया, इस तरह की चीज़ें जानना है हमें, तो वो है उसकी क्वालिटी की बात होती है। तो इसमें जो भी डाटा होंगे वो वर्ड्स में होंगे, आपको याद रखना है, शब्दों में होंगे, पिक्चर्स में होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा बेसिकली वो कैसा रिजल्ट आएगा, एक तरह से रिजल्ट ब्रॉड आएगा, है ना, पूरा डिटेल्ड में आएगा, है ना, डिटेल्ड में आएगा। और दूसरा क्या बात है, यहाँ पे जो अप्रोच होगी वो कौन सी होगी, आपको दो शब्द पता ही है, पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। तो क्वालिटेटिव में जो अप्रोच होगी वो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो जस्ट उससे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा वो मात्रा की बात हो रही है, और डाटा किस में होंगे, नंबर्स में होंगे, संख्या में होंगे, है ना। डाटा किस में होंगे, नंबर्स में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो उससे कंपेरेटिवली क्वालिटेटिव से शॉर्ट आएगा काफ़ी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में एक्सप्लेन करना है। और अप्रोच होगी वो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी। ये जो मैं पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ये हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर आगे इनमें भी बात करें, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात होती है, जिसको खोजपूर्ण अनुसंधान भी बोलते हैं। बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब होता है, यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको अच्छे से वेल डिफाइन करने के लिए, अच्छे से परिभाषित करने के लिए जो शोध की जाती है, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, तो ये नाम ही कह रहा है, किसी भी प्रॉब्लम को या फिर कोई भी नई जो समस्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको अच्छे से परिभाषित करना, इसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। और एम्पिरिकल रिसर्च है, एक तरह से अनुभवजन्य शोध की बात होती है। और ऐसी रिसर्च है वो एक तरह से या तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे होती है या एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो हो, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो क्या है, एम्पिरिकल रिसर्च की बात होती है, ठीक है, अनुभवजन्य शोध की। और डिडक्टिव और इंडक्टिव तो ये हर जगह आता है आपको, इसका तो आप बिल्कुल याद ही हो गया होगा। डिडक्टिव में DGP याद रखना है, यानी कि हम जब सामान्य से विशेष, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। और इंडक्टिव में हमें IPG रखना है याद, जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, यानी कि विशेष से सामान्य की तरफ। और आपको पता है डिडक्टिव इंडक्टिव टीचिंग में भी काम आ रहा है, रिसर्च में भी काम आएगा, लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी काम आता है। तो ये कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे से होना चाहिए, जनरल से पर्टिकुलर और पर्टिकुलर से जनरल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्योर रिसर्च या इसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या होती है प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, किसको कहते हैं, जब कोई भी थ्योरी की डेवलपमेंट की बात होती है, सिद्धांत के विकास की बात होती है, तो कौन सी रिसर्च है, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च होती है, याद रखना है। और अगर जो हमने थ्योरी बनाई है और उस थ्योरी को अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। क्या है, अप्लाइड रिसर्च, याद रखना है, ठीक है। और एक हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। आपको पता है एक्शन रिसर्च एक साइक्लिक रिसर्च है। कैसी रिसर्च है, एक साइक्लिक रिसर्च है। और वो अप्लाइड रिसर्च का ही क्या है, भाग है। क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या बनाते हैं, साइक्लिक क्यों है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, PAOR। ये भी आपको सीक्वेंस पूछ लेते हैं। पहले किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं, फिर उस पर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करूँ मैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च आपको सीधा कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। तो याद रखना है हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव है, यानी कि गुणात्मक है। क्योंकि इसमें जो भी आपके पास जो पास्ट होगा, जो पास्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं बेसिकली वर्ड्स में, शब्दों में बेसिकली किया जाता है। तो जहाँ पे शब्द होगा वहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। और हिस्टोरिकल रिसर्च करने का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों होता है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ की हिस्ट्री क्यों करते हो, कि भी फ्यूचर में क्या होगा अगर ऐसा करेंगे, तो इसलिए हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कहीं भी सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम ले लीजिए। तो बेसिकली हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च एक क्वालिटेटिव या गुणात्मक शोध है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक रिसर्च है इथिनोग्राफिक रिसर्च, जिसको हम क्या बोलते हैं,
निर्जातीय शोध की बात करते हैं, नरविज्ञान बोलते हैं इसको, नरवंश विज्ञान भी हिंदी में शब्द यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो इस रिसर्च में क्या होता है, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, एक गुणात्मक रिसर्च है और इसमें बेसिकली क्या है, किसी के क्या जानना, किसी की कल्चर को जानना, किसी का कोई ग्रुप है, कहीं रह रहा है, उसके आपको कल्चर को जानना है, उसकी संस्कृति को जानना है। तो जो रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, वो उनके बीच रहता है, उनकी सोशल सेटिंग में रहता है, वो उनको अच्छे से सुनता है, उनकी कन्वर्सेशन करता है उनके साथ और उनकी कल्चर या संस्कृति को जानने की कोशिश करता है, तो वो रिसर्च होती है इथनोग्राफिक रिसर्च और ये यूजीसी को काफ़ी पसंद है। आजकल ये बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्लियर है, तो कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछो आप बता दोगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशन की। आपकी यूनिट नंबर 3 में जो बात है कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? मुझे ये लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर आपकी एकाग्रता थोड़ी-सी मिस हुई। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले आपको जो मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आप पहले क्वेश्चन्स को आराम से देखें, पाँचों क्वेश्चन्स को, ठीक है? कि कैसा है, सरसरी नज़र में 1 मिनट में फटाफट पाँचों क्वेश्चन्स को देखें और फिर क्या करें, पैसेज को पढ़ना शुरू करें। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको पैसेज का आइडिया लग जाता है कि ये पैसेज किसके बारे में होगा। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि ऐसे-ऐसे है। तो फिर आप शुरू से जब पैसेज पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन फिर आराम से पढ़ें दोबारा से और अच्छा इस क्वेश्चन का तो जहाँ भी आप ऊपर की 4-5 लाइनें पढ़ दी आपने और आंसर मेरे बेसिकली ऊपर मिल जाता है। अगर बहुत टफ ना हो तो मिल गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन करते हो तो हमारी आदत है कि फिर ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमने 4-5 लाइनें पढ़ी थी फिर दोबारा से पढ़ते हैं। तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसलिए वहाँ पे कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक ये बात हो चुकी है, आगे शुरू करता हूँ। तो इसको थोड़ा-सा शांत दिमाग से करें, हड़बड़ी में ना करें। ऐसे नहीं कि बिल्कुल मतलब जल्दबाजी में करके आ रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा गलत एटीट्यूड रह जाता है। तो इसको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा धैर्य बना के रखें और बिल्कुल शांति से इसके कांसेप्ट को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे लाइन मिलाने की कोशिश करते हैं, वैसे नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे बड़े अच्छे कांसेप्ट्स के आते हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपने लाइन मैच कर ली, वो तो 10th में की बात होती है ना? ऐसे नहीं है। तो इसको थोड़ा-सा आराम से करना है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, है ना? उसके बाद हम बात करें कम्युनिकेशन, संप्रेषण यानी संचार के बारे में हमें क्या महत्वपूर्ण बातें करनी है कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन की बात करूँ, वन वे और टू वे कम्युनिकेशन की बात करता हूँ मैं आपको। तो अगर कहीं पे भी फीडबैक होता है तो वो कैसा कम्युनिकेशन हो गया? फीडबैक जैसे ही आया तो वो हो गया टू वे कम्युनिकेशन और जहाँ फीडबैक नहीं है वो क्या आ गया? वन वे कम्युनिकेशन आ गया। क्योंकि देखो जैसे सेंडर होता है, इनकोडिंग मैसेज क्या होगी? इनकोडिंग होगी किसकी? मैसेज की और बाय चैनल और मीडिया के थ्रू जाएगा और डिकोडिंग होगी किस पे? रिसीवर बेसिस पे। तो ऐसे चलता है। तो अगर हम रिसीवर बेसिस पे अगर फीडबैक हमें मिल जाता है तो ये क्या हो गया? वापस टू वे कम्युनिकेशन हो गया। क्योंकि रिसीवर अब क्या बन जाएगा? सेंडर बन जाएगा और सेंडर रिसीवर बन जाएगा जैसे ही फीडबैक आता है। तो एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है और फीडबैक क्या करता है? किसी भी कम्युनिकेशन को क्लेरिफाई करता है, सुस्पष्ट करता है। ये एक अच्छा काम है इसका, ठीक है ना? बिना फीडबैक हम कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं बेसिकली। अब अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें कि यहाँ तो एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण है ना? कम्युनिकेशन के अगर टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन करें कम्युनिकेशन का, तो कई तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप यानी कि संबंध के आधार पे अगर बात करें, तो संबंध के आधार पे आपको किसी के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा यानी कि औपचारिक और जहाँ पे आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना? वहाँ पे क्या होगा? अनौपचारिक होगा, है ना? तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन-सा एकदम रिजिड होगा, कौन-सा बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा और कोई एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है ना? तो याद रखना जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर होगी, प्रॉपर रिजिड होगी, वो कौन-सा होगा? फॉर्मल होगा। वो कौन-सा होगा? फॉर्मल होगा और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जैसे ओरल कम्युनिकेशन, जैसे बेसिकली हमने मौखिक की बात की, कोई रिटन में नहीं होना, इसको ग्रैपवाइन भी बोल देते हैं हम, है ना? कैसा कम्युनिकेशन है? ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और लेकिन ये एक बात और है, ये टाइम कंज्यूमिंग कम होता है इनफॉर्मल क्योंकि चीज़ें जल्दी-जल्दी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई है वो कम जो हमने मैसेज दिया है वो क्या हो सकता है? डिस्टॉर्ट हो सकता है, उसका विरूपण हो सकता है, ये भी कई चीज़ें हैं क्योंकि वो लिखित में नहीं है। लेकिन फॉर्मल होता है वो प्रॉपर लिखित में होता है, इसको एज़ ए आप प्रूफ रख सकते हो। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन के आधार पे बात करें, तो एक्सप्रेशन के आधार पे कैसा हो सकता है? आप अपने मैसेज को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस माध्यम से दे रहे हैं? हो सकता है आप रिटन में लिख के दे रहे हो सकता है आप ओरल यानी कि अपने शब्दों में बोल के दे रहे हो। तो जहाँ पे भी आप याद रखना है आपको, चाहे वो रिटन हो, चाहे ओरल हो, जहाँ पे
वर्बल बोलेंगे इनको, क्योंकि जहाँ पे वर्ड्स का यूज होता है वो कौन सा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली, जहाँ पे वर्ड्स का यूज हो, चाहे वो लिखित में हो चाहे वो बोल के हो। और जेस्चरल होता है एक तरह से ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कैसा है, नॉन वर्बल, गैर शाब्दिक, यहाँ पे वर्ड्स नहीं होते हैं, ये हाव भाव से होते हैं, जैसे आंखों में इशारा होना, है ना, ये क्या है, एक नॉन वर्बल या जेस्चरल हाव भाव से है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे हम। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, जो ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो किसी अपने हायरार्की में जो नीचे है उसके साथ कम्युनिकेशन करता है, तो डाउनवर्ड होता है ना, जैसे कोई भी ऑर्डर देना, इस तरह के बात। और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, वो अपवर्ड हो गया। हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज की बात होती है, क्षैतिज की बात। तो क्षैतिज इसमें क्या होता है, सेम लेवल के आपस में बात करते हैं, जिनका लेवल सेम सेम है, जैसे चेयरपर्सन चेयरपर्सन से बात करेगा, ठीक है, क्लरिकल क्लरिकल से बात करेगा, ये हॉरिजेंटल है। और डायगोनल होता है विकिरण, यहाँ पे कोई किसी से भी बात कर सकता है, देर इज नो, लाइक हॉरिजेंटल में क्या है, हॉरिजेंटल में तो सेम डिपार्टमेंट की बात हो रही है, और सेम क्या है कि पोस्ट ही उनकी क्या होना चाहिए, एक तरह से सेम लेवल की होनी चाहिए। ऐसा यहाँ डायगोनल में नहीं है। यहाँ कोई भी क्लरिकल का पोस्ट का है ना, वो किसी मैनेजर से बात कर सकता है ना, चेयरपर्सन से बात कर सकता है। तो डायगोनल में ऐसा नहीं है, वी कैन, लेकिन हॉरिजेंटल में है कि सेम पोस्ट वाले आपस में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात कर रहा था ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जेस्चरल में, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जैसे काइनेसिक्स है, एक वर्ड है, किस लिए यूज हो जाता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज को हम टेक्निकली काइनेसिक्स बोलते हैं, याद रखना है, ये शब्द होता है। प्रोक्सीमिक्स को हिंदी में बोलते हैं सामीप्य, है ना, आप किसी से कम्युनिकेट करते समय कितना आप पर्सनल स्पेस रखते हैं, दैट इज प्रोक्सीमिक्स, ये आपको याद रखना है। सामीप्य, कितने आप क्लोज आके बात करते हैं, तो ये नॉन वर्बल के कंपोनेंट्स है, याद रखना, यहाँ शब्दों से ज़्यादा आपके हाव भाव की बात हो रही है। ओक्यूलेसिक्स का मतलब है आई कॉन्टैक्ट में आपस में बात करना, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्रोनेमिक्स होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, टाइम एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि आप समय देख के बात नहीं करते, है ना। अगर किसी के आप शादी में गए और कह रहे हो यार मैं तेरी शादी से बहुत खुश हूँ, तो ये क्या मतलब हुआ, रो क्यों रहा है, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है। या फिर कहीं पे कुछ बुरा हुआ और वहाँ जाके बोल रहे हो बहुत बुरा हुआ है यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये क्रोनेमिक्स हो गया। हैप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ टचिंग, है ना, स्पर्श का अध्ययन होता है, ठीक है ना, हैप्टिक्स बोलते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। क्योंकि जब हमें कोई, जैसे अपने बड़े हैं हमसे टच करते हैं, है ना, तो क्या है, स्पर्श, जैसे हाथ, सिर पे हाथ फेरा एक आशीर्वाद की तरह, तो एक क्या है, एक कम्युनिकेशन जाता है, दैट इज हैप्टिक्स, है ना, स्टडी ऑफ टचिंग। उसके बाद पैरा लैंग्वेज और पैरालिंग्विस्टिक की बात करूँ तो पैरालिंग्विस्ट है पैरा लैंग्वेज की स्टडी, है ना, स्टडी ऑफ पैरा लैंग्वेज इज कॉल्ड पैरालिंग्विस्टिक। बेसिकली ये परभाषिक होता है, इसमें क्या है, शब्दों के परे जाके हम किसी चीज़ को सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी भी आपका अगर पिच में, स्पीड में, वॉल्यूम में अगर ये अंतर है, तो इसकी बात करते हैं हम। जैसे मतलब शब्दों के परे जाना, ये नॉन वर्बल है। जैसे मैं ये कई बार बोलता हूँ, जैसे आपको किसी ने कहा मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, तो आप हाव भाव से, साउंड के पिच से, स्पीड से, वॉल्यूम से क्या आइडिया लगाओगे कि नाराज तो है। तो इस तरह का होता है पैरालिंग्विस्टिक की बात, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करें, फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बता दूं, मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई, ये जो दो यूनिट्स हैं, ये मैं कई बार बोलता हूँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट ना होके प्रैक्टिकल पार्ट है ना। थ्योरी का इक्वेशन आता होगा कहीं पे, लेकिन ये प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और इसमें क्या करना होता है, जितना आप प्रैक्टिस करो, मतलब आप शुरुआत से ही क्या 4-5 क्वेश्चन अगर डेली निकालते हो तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। लेकिन हमें करना मेरे हिसाब से ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा सारे सही होना चाहिए, तो वहाँ गड़बड़ होती है। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये प्रैक्टिस की सेशन है, तो प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ती है। थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको मेरी एक पर्सनल राय आपको दूँगा फ्रेंड्स। बेसिकली क्या है, नंबर सीरीज़ में जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, वो आपको ऐसा लगता है कई बार कि बस अभी तो सही हो ही गया, सही हो ही गया, ये नंबर आ गया, आगे वाला ये हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। इस तरह की भावना में कई बार क्या होता है, आपका टाइम बहुत कंज़्यूम हो जाता है। तो इनको अगर एक बार में देखते हुए नंबर सीरीज़ आ रही है, तो मुझे लगता है कर दो, नहीं तो बाद में इतना टाइम मत दो, उसको बाद में देख लेना। हाँ, देखना ज़रूर, क्योंकि अभी तक जब मैं पढ़ा रहा हूँ जिस दिन से, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, आगे हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं, लेकिन टिक तो करना ही है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम की देखते हुए। ये एक बार से एक तरह से एक मीठा लालच दिया होता है कि साइकोलॉजिकल सेट होती है सारी चीज़ें कि अब टाइम इसको खा जाए टाइम।
कई बार पेपर खोला आपने, हो सकता है आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एकदम से दिख गई या डीआई एकदम से दिख गई, आ नहीं रही, तो घबराना नहीं है फ्रेंड्स, आराम से, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन और मिल जाएँगे। थोड़ा रिलैक्स रखना है अपने आप को, क्योंकि वही तो टाइम है और इसी में हम घबरा गए, तो सारी चीज़ें खराब हो जाएगी ना। तो नंबर सीरीज़ को करते हुए ध्यान रखना है। मैं कुछ आपको बताऊँ, जैसे ये कोई एक सीरीज़ है, जैसे 53, 53, 40, 40 और 27, 27, तो यहाँ क्या आएगा? तो अगर इस तरह की देखो ईज़ी आ जाए तो देखते ही मिल रहा है कि 53 से 40 का हो रहा है कॉम्बिनेशन और फिर 27 का हो रहा है। तो यहाँ पे 13 कम हो रहे हैं और फिर यहाँ 13 कम हो रहे हैं, तो ना आगे वाले में भी 13 कम होएँगे। तो 27 में से 13 गए, कितना हो गया? 14, तो 14 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो हो गया, इतने टाइम में हो रहा है, ठीक है, तो बढ़िया है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना पड़े तो मेरे हिसाब से ये बड़ा टाइम खा जाता है। जैसे ये है, और आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं डीआई में आपको यही बोलने वाला हूँ कि किसी को प्रतिशत, है ना, परसेंटेज नहीं आता, किसी को रेशियो नहीं आता, है ना, किसी को रेशियो प्रोपोर्शन की बात नहीं आती, है ना, किसी, तो आप डीआई कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए किसी डीआई अच्छे से करने के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग का बहुत अच्छे से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कई बच्चों को परसेंटेज आता नहीं, तो उसको पूछते हैं क्या निकाला? डीआई कर रहा हूँ। 50 परसेंटेज आता है, नहीं आता, फिर मेरे को डीआई नहीं आती। अब भाई तेरे को परसेंटेज ही नहीं आता, डीआई कैसे आएगा? तुझे रेशियो ही नहीं आता, तुझे डीआई कैसे आएगा? मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं होता, जो चीज़ बनाई गई है वो प्रॉपर मैनेज्ड वे में बनाई गई है, ऐसे नहीं है। जैसे आपको है 4 रेशियो 25 है ना? 4:5 25 है, उसको आप प्रतिशत में बदलो, तो ये आता ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे बदलते हैं? रेशियो को आपको पता, जैसे आपको ये दिया हुआ है 4:25, है ना? तो आप कैसे लिखते हैं? 4/25 लिख सकते हैं। परसेंटेज में बदलना है तो क्या लिखेंगे? इंटू 100, 25 एकम 25, 2500 के 100, 400 के 16, 16% आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। समझ रहे हो? तो बिल्कुल प्रतिशत में बदलना है। अगर प्रतिशत में दिया हुआ हो ऊपर, है ना? जैसे ही ऊपर दिया होता 16% को रेशियो में बदलो, तो कैसे बदलते? 16% को रेशियो में बदलो। तो अगर प्रतिशत को हटाना हो, है ना? 16% को रेशियो में बदलना, तो ये हटाना है तो क्या करते? 16/100 करते। ठीक है ना? 4 चौके 16 और 25 चौके 100, आ गया 4/25। तो इस तरह से कब गुणा करना है 100 का, है ना? और कब भाग करना है, ये भी ध्यान रखना है। प्रतिशत लेके आना हो तो इंटू करना है, प्रतिशत हटाना हो तो भाग करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, बेसिक बातें होती है और यहीं से गलतियाँ हमारी शुरू हो जाती है। गड़बड़ी में, हड़बड़ी में, जल्दी में कहीं न कहीं हम खराब कर देते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आपके पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जितने भी लेटर्स हैं, है ना? है ना? ए से लेके जेड तक 26 है, इनका आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। एक ए पे 1 है। बहुत से बच्चे अपनी-अपनी ट्रिक बना के याद करते हैं। कर लो याद, है ना? अपने हिसाब से जो याद करते हो, है ना? कर लो, इजोटी बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं। तो एबीसीडी 4 हो गए, ई, है ना? इवनिंग 5 बजे, फिक्स 6, जी7 कंट्री, एच को ऐसे बनाओगे 8 बन गया। I9, है ना? 9 ऐसे बन गया, है ना? ऐसे 10 बन गया। कैसे ही आप कर सकते हो। के में देखो 2 ऐसे डंडे से लग रहे हैं आपको, तो 11 से ही दिख रहे हैं, है ना? किसी को लोस्ट करते हैं तो क्या होता है? 12 डेज़ का बनाते हैं, मैं तेरा हूँ, है ना? है ना? तो ये कैसे ही कर लो आप। T20 हो गया, है ना? राजा 18 का हो गया, है ना? और क्वीन 17 की हो गई, किसी हिसाब से आप कर लो, लेकिन आपको इसकी जो नंबरिंग है, वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। और इसके साथ-साथ, नंबरिंग को याद रखने के साथ-साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इनका अपोज़िट कौन-सा आएगा, ठीक है? जैसे ए का अपोज़िट क्या है? जेड है, बी का अपोज़िट क्या है? वाई है, बॉय, आज, है ना? क्रैक्स बनाते हैं, ड्यू, है ना? इवनिंग, है ना? फन, जीटी रोड, हंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हैं, जैक कॉलिस, केपी, है ना? लो, है ना? मन, ये तो सब बनता है, लॉस्ट, मन। तो ये अपोजिट, अपोजिट में बनाते टाइम अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो हमेशा देखना, जिसका अपोजिट है उसका योग हमेशा 27 आएगा। 1 और 26 कितना हो गया? 27। 2 और 25 कितना है? 27। 3 और 24 कितना है? 27। 4 और 23 कितने हैं? 27। 5 और 22 27 आना चाहिए। जैसे आपको कहेगी ई का अपोजिट क्या है? तो आपको ई पता है 5 नंबर पे है, तो इसमें 27 कैसे आएगा? 22 जोड़ोगे तो इसका अपोजिट 22 नंबर वहाँ होगा, वी होगा, है ना? हम दोनों साथ-साथ हैं, वी टू, ऐसे कुछ भी, है ना? आप कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। और अब बात करूँ मैं लॉजिकल रीज़निंग के बारे में। लॉजिकल रीज़निंग आपको पता है बड़ी खतरनाक और बहुत प्यारी यूनिट है, क्योंकि इसमें ये लॉजिक है और इसमें फ़ैलेसीज़ की बात भी बहुत अच्छे से पूछते हैं फ्रेंड। और फ़ैलेसीज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैंने फ़ैलेसीज़ का अलग से लेक्चर लिया हुआ है ना? यहीं पे अपने SWMG पे आप देख सकते हैं, फ़ैलेसीज़ के बारे में बात की हुई है। और बेसिक बातें यहाँ पे मैं बात करूँ, आपके माइनर टर्म क्या होती है, मेजर टर्म क्या होती है, मिडल टर्म क्या होती है, मूड क्या है, फिगर क्या है, और एक यहाँ पे कैटेगरिकल जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, AEIO वाला, ये भी मैंने यहाँ पे आपको करवाया हुआ है
है ना, AEIO। यहाँ पे A का मतलब ऑल होता है, E का मतलब नो है ना, I का मतलब यहाँ पे सम है, और O का मतलब क्या है, सम नोट है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो A O का कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, और E और I E ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। और A E क्या है, कॉन्ट्रेरी है, ये याद रखना है। और I और O क्या है, सब कॉन्ट्रेरी है। और A और I क्या है ना, सब अल्टरनेशन है। और E और O भी क्या है, सब अल्टरनेशन है। यहाँ से हर बार लॉजिकल रीजनिंग में बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये सच है तो ये सच होगा कि नहीं होगा, है ना, ये है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, इस तरह से। तो ये बॉक्स जो है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, AEIO, ये सब पता होना चाहिए आपको। अगर ये पता है तो बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन कराओगे। इसको मैंने डिटेल में भी अपने चैनल पे इसको किया हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की बात होती है लॉजिकल रीजनिंग में। आर्ग्यूमेंट बेसिकली तीन तरह के हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसको निगमनात्मक बोलते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसको आगमनात्मक बोलते हैं, अबडक्टिव जिसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव भी बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात होती है ना, बेस्ट प्रिडिक्शन की बात होती है। डिडक्टिव में मैंने पहले भी बात की, DGP वाली बात, और इंडक्टिव में IPG वाली बात, ये कई बार हमने कर ली है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे डिडक्टिव की बात करूं तो डिडक्टिव की यहाँ लिखा हुआ है कि ऑलवेज ट्रू। क्यों होगी आपको पता है, क्योंकि DGP है, पहले जो सबके लिए ट्रू है वो पर्टिकुलर के लिए तो ट्रू होगी ही होगी, इसलिए क्या है, यहाँ पे जनरल रूल है वो स्पेसिफिक कंक्लूजन के लिए ऑलवेज ट्रू होगा, ये याद रखना है। लेकिन इंडक्टिव में क्या है, IPG है, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो सब स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। फिर हम जनरल पे जाएं, कंक्लूजन हमारा क्या है, सामान्य है। तो यहाँ पे मे बी ट्रू और नो, ये है, यहाँ पे कोई 100% श्योरिटी नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ इसका भी JRF होगा, इसका भी JRF होगा, दो चार नाम बोल के फिर बोलूँ सारी क्लास का JRF होगा, तो जरूरी नहीं है ऐसा। लेकिन अगर ऐसे बोलूँ मैं सारी क्लास का JRF होगा और फिर कहूँ इसका होगा इसका होगा, तो वो हो ही जाएगा। समझ रहे हो, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे इंडक्टिव में क्या होगा, यहाँ पे ट्रू हो भी सकता है और नहीं। और यहाँ पे जो अबडक्टिव है वहाँ पे तो जो ऑब्जर्वेशन है वो इनकम्प्लीट है, और बेस्ट प्रिडिक्शन की बात होती है, अच्छे से पूरी बेस्ट से बेस्ट देने की बात। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आपका बोले कि अच्छा ये है, थोड़ा सर्दी दर्द है, अच्छा जुकाम भी है, आपको हो सकता है कोविड हो, तो ये प्रिडिक्शन है, बेस्ट हो भी सकता है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे भी मे बी ट्रू आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं बात करूँ, मूड एंड फिगर का एक टॉपिक है आपके पास, है ना, जिसमें मेजर टर्म, मिडल टर्म और माइनर टर्म की बात होती है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो हमारी मेजर टर्म और माइनर टर्म है, मेजर और माइनर, ये दोनों टर्म हमेशा हम कहाँ देखेंगे, कंक्लूजन में देखेंगे। क्या देखेंगे, कंक्लूजन के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी जो मेजर टर्म है और माइनर टर्म है हमेशा कहाँ देखनी है, हमें कंक्लूजन में देखनी है। जो कंक्लूजन के अंदर सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगा, कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगा, और कंक्लूजन के अंदर जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगा। ठीक है, और मिडल टर्म क्या होता है, वो कंक्लूजन में नहीं होता, P1 और P2 में होता है। तो ये अगर आपको याद है तो आप हर कोई क्वेश्चन कर सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली जो अनुमाना का जो कंसेप्ट है, अनुमाना से जो बात पूछी जाती है वो कई बार पूछी जाती है, हिल्स वाला, कि इस हिल पे धुआं देखा तो मे भी वहाँ आग है, तो यहाँ से टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मेजर, मिडल और माइनर टर्म का क्या है। बेसिकली मेजर टर्म कौन सी और माइनर टर्म कौन सी होती है, हमेशा इन दोनों को हमें कंक्लूजन में देखना है। कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म है, कंक्लूजन के अंदर जो प्रेडिकेट है वो क्या है, मेजर टर्म है। जो P1 और P2 में है वो मिडल टर्म है, जो कंक्लूजन में नहीं होता। अगर ये बात आपको याद है तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये है मूड की बात। अगर मैं बात करूँ फिगर, फिगर चार तरह से होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फिगर में एक बात नोट लगा के याद रखना, फिगर हमेशा कौन सी टर्म को देख के बनाई जाती है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा था। फिगर हमेशा मिडल टर्म की पोजीशन को देख के बनाया जाता है। फिगर 1 कब बनेगा, जब मिडल टर्म लेफ्ट से राइट की ओर आ रही होगी, है ना, लेफ्ट से राइट की ओर। अगर मिडल टर्म कहाँ से कहाँ आ रही है, लेफ्ट से राइट की ओर आ रही है पोजीशन उसकी, तो फिगर 1 बनेगा। अगर मिडल टर्म राइट टू राइट ही है तो फिगर 2 बनेगा। ठीक है, अगर मिडल टर्म लेफ्ट टू लेफ्ट ही है तो फिगर 3 बनेगा। और अगर मिडल टर्म राइट से लेफ्ट आ रही है तो कौन सा बनेगा, फिगर 4 बनेगा, यानी कि मिडल टर्म को देखते हुए। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, लेफ्ट टू राइट में फिगर 1, है ना, और अगर अगर राइट टू राइट बात करें तो फिगर 2, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट बात करें तो फिगर 3, और राइट टू लेफ्ट बात करें तो फिगर 4। ये बेसिकली चार तरह के फिगर बनने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात ये।
और हम डीआई की बात करें तो डीआई का बात मैं आपको पहले ही बता दिया फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस बात के लिए कि अगर आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन नहीं आता तो आपको डीआई नहीं आएगी, ये स्वीकार कर लो। अगर आपको परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, प्रोपोर्शन आता है, आपको कुछ इंटरेस्ट की बात आती है, ब्याज की, और वो ब्याज वगैरह सब परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है, तो आप कर लोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और ये एक दिन में मेरे हिसाब से होने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें हैं प्रैक्टिस की। तो आप ऐसे मत सोचो कि थ्योरी मैं करके एक दिन में कर दूँगा, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा सोचना भी क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार होना होता है। तो आप स्वीकार करें, जितना जल्दी स्वीकार कर सकें, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है? चलो, अब बात करें आईसीटी की बात करें, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और इसमें एक टर्म है सिंक्रोनस एंड एक टर्म है एसिंक्रोनस, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंक्रोनस क्या होता है? सेम टाइमिंग, सिन मतलब समान, है ना, क्रोनस मतलब टाइमिंग। अगर कोई चीज़ लाइव सेशन चल रहा है, लाइव इंटरेक्शन चल रही है, तो वो क्या है? सिंक्रोनस है। जैसे याद रखना, जितने भी चैट रूम्स आएंगे वो सिंक्रोनस में आएंगी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज है वो सब किस में है? सिंक्रोनस में, तुल्यकालिक में। और अतुल्यकालिक में क्या होगा? जो सेम टाइमिंग में नहीं चलता। जैसे ईमेल की बात करूं, है ना, जहाँ पे टाइम लैग आएगा, जैसे डिस्कशन फॉर्म्स है ना, चर्चा मंच है ना, जैसे स्वयं में है, या ईमेल है, या विकिपीडिया है, ये सब क्या है? ये है एसिंक्रोनस, अतुल्यकालिक, सेम टाइमिंग पे नहीं है ये, ठीक है? इसमें टाइम लैग आता है हर में, ठीक है, इस कम्युनिकेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा डिवाइस इनपुट है, कौन सा है वो आउटपुट है। तो आपको पता है इनपुट क्या है? कीबोर्ड है सॉरी, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पैड। डिजिटाइजर क्या करता है बेसिकली? आपको पता है डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम करता है, ये भी इनपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है, याद रखना, स्कैनर में कंफ्यूजन होता है। MICR भी एक इनपुट है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो चेक वगैरह के नीचे लिखा रहता है। OMR है ना, ये तो आप भरते थे, ऑप्टिक मार्क रीडर्स जो होते हैं, ये भी क्या है? इनपुट है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, ये भी इनपुट है। बारकोड रीडर इनपुट है। माइक्रोफोन इनपुट है। और वेब कैमरा, ये सब इनपुट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? अच्छा, और आउटपुट के बारे में अगर बात करें तो क्या है? प्रिंटर आउटपुट है, प्रिंट बाहर निकल के आने वाला आउटपुट, तो प्रिंटर है। प्लॉटर क्या है? बड़ा प्रिंटर ही है, तो ये भी आउटपुट है। और SIP क्या है? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, COM, है ना, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, हेडफोन, ये सब क्या है? ये आउटपुट है। लेकिन हेडसेट की बात हो तो वो बोथ में आ जाएगा, क्योंकि वो इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी होता है। टच स्क्रीन बोथ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बोथ दोनों ऑप्शन हो ना, बोथ, तो टच स्क्रीन को बोथ में करेंगे, क्योंकि टच करके इनपुट दे रहे हैं, उसी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आउटपुट और इनपुट दोनों हो गया, तो बोथ हो गया। मोडेम है, इनपुट आउटपुट हो गया, है ना, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक आपको आता है कि जो मेमोरी का स्पीड और स्टोरेज के बारे में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसने किसका क्वेश्चन है? ये देखो, ये स्पीड का क्वेश्चन है कि लोवेस्ट से हाईएस्ट स्पीड की बात करी है। तो अगर आपने ये ट्राइएंगल से हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पे CPU है, CPU के एकदम पास है रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद है कैश मेमोरी, उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। तो CPU के सबसे पहले कौन पहुंचेगा? रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद कौन पहुंचेगा? कैश मेमोरी। उसके बाद पहुंचेगा प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद पहुंचेगा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे लास्ट में कौन पहुंचा? सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद कौन पहुंचा? मेन मेमोरी। उसके बाद कौन पहुंचा? कैश मेमोरी। तो ये ऑप्शन आ गया, है ना। और सबसे सबसे बाद में पहुंचेगा सेकंड, उससे पहले पहुंचेगा प्राइमरी, उससे पहले पहुंचेगा कैसे, और उस सबसे पहले पहुंचेगा रजिस्टर। तो आपको लोवेस्ट से हाईएस्ट देना है, तो लोवेस्ट कौन सा है? सेकेंडरी स्टोरेज सबसे लास्ट में जाएगा। अरे सेकेंडरी स्टोरेज सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे दूर है CPU में, तो स्पीड सबसे कम किसकी होगी? सेकेंडरी स्टोरेज की। उससे ज़्यादा किसकी है? मेन स्टोरेज की। और उससे ज़्यादा कैसे है? कैसे की स्टोरेज की, कैश स्टोरेज की, कैश मेमोरी की। और सबसे ज़्यादा है रजिस्टर की। समझ में आ गई बात? ये स्पीड का है ना। जो सबसे नज़दीक है CPU के वो सबसे पहले जाएगा। और अगर बात करें स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज उल्टा हो जाएगा। आपको पता है रजिस्टर मेमोरी का जो स्टोरेज है वो क्या है? KB में ही है। कैसे का MB में। अगर मेन मेमोरी की बात करें GB में, सेकेंडरी का TB में, तो स्टोरेज बढ़ता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है स्पीड और स्टोरेज में क्या पूछ रहा है वो, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ये क्वेश्चन आया स्टेटमेंट का, इसमें पूछा कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मेन मेमोरी है,
तो ये कह रहा है कैश मेमोरी है वो फास्टर है, बिल्कुल फास्ट है। देखो कैश मेमोरी यहाँ पे रजिस्टर हो गया और उसके बाद कैश उसके बाद है मेन मेमोरी। तो सबसे पहले तो कैश पहुंचेगा रैम से पहले, है ना? तो बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैश मेमोरी। ये कह रहा है कि जो रैम है वो ज़्यादा नज़दीक है सीपीयू के या प्रोसेसर के। कहाँ नज़दीक है? नज़दीक होता तो पहले पहुंचता, नज़दीक तो कैसे है? तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक यहाँ पे आपको एवरी जो है आपको स्टोरेज कैपेसिटी को सीक्वेंस में दे देते हैं, जैसे बिट है ना? बिट से बड़ा निबल है, फिर बाइट है जिसको ऑक्टेट भी बोलते हैं, फिर केबी है, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये सीक्वेंस आता है और ये यूनिट्स हैं इसके, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सीक्वेंस बड़ा अच्छा आपसे पूछते हैं कि कौन सा हायरार्की में सही है ना? उसके बाद में पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की बात करें, लोग विकास और पर्यावरण की, तो अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलते हैं, प्रत्यक्ष से किसी स्रोत से निकलते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स है यानी कि वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉक्स नॉक्स है, पार्टिकुलेट मैटर है, कणीय पदार्थ है, ये सब क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली नहीं निकलते, रिएक्शन करके बनते हैं, डायरेक्टली इमिट नहीं हो रहे हैं वो। जैसे ये कोई गाड़ी ली आपने तो ये नहीं कि डायरेक्टली इमिट हुए, यहाँ तो कुछ और निकला, जैसे यहाँ पे NO2 निकला एग्जाम्पल, तो ये तो है प्राइमरी, लेकिन इसने रिएक्शन करी और NO2 टूट गया NO प्लस O में, और ऑक्सीजन से O ने रिएक्शन करा और O3 बन गया। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ये, क्षोभ मंडल के ओजोन, तो ये बना है, ये डायरेक्टली नहीं निकला, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया, तो नॉट डायरेक्टली इमिटेड। ठीक है ना? तो जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, पेन है ना, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, आपको पता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली थी, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, फोटोकेमिकल स्मोक, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली इमिट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ पोल्यूशन के टाइप्स हैं, आपको पता है तरह तरह के पोल्यूशन है, ये आपको नाम भी याद रखना है कि ये सारे पोल्यूशन भी होते हैं, एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल, नॉइज, रेडियो एक्टिव, लाइट, थर्मल और मेरीन पॉल्यूशन है ना? और आपको पूछते हैं कि थर्मल पॉल्यूशन होगा तो डीओ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डिजोल्ड ऑक्सीजन पे। तो आपको पता है किसी वाटर बॉडी में अगर तापीय या उष्मीय प्रदूषण होता है तो उसका डिजोल्ड ऑक्सीजन, जो घुलित अवस्था में ऑक्सीजन है, वो कम हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन में बीओडी और सीओडी का काफ़ी पूछा जाता है। अगर किसी वाटर बॉडी की बीओडी ज़्यादा है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेंट है वो। ये हमने बीओडी, सीओडी और डीओ का कंसेप्ट है, वो हमें अच्छे से आना चाहिए इसमें, है ना? और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए होता है। और अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ, आपको पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है, लगभग 78% है, ऑक्सीजन है 21% लगभग 20.94%, आर्गन 0.934% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। और ये परसेंट में दिया हुआ है, कई बार आपको पीपीएम में पूछ लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10 की घात 6 में। तो याद रखना ये 100 में दी हुई है और 10 की घात 6 में पूछेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, और ये हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है। पार्ट्स पर मिलियन में पूछे तो 10 की घात 6 हो गया, तो उसमें पूछेगा। अभी ये वैल्यू आपको परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में दी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ आपको पता है जो नॉइज़ पॉल्यूशन होती है उसकी आपकी वैल्यू पूछ लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में आप कितना कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो डे टाइम 75 डेसिबल और नाइट टाइम 70 डेसिबल। कमर्शियल क्षेत्र की बात करें तो डे टाइम 65 और नाइट के टाइम 55। रेजिडेंशियल की बात करें तो डे टाइम 55 और नाइट के टाइम 45। और साइलेंस जोन की बात करें तो 50 डे में और 40 नाइट में। ये वैल्यूज़ आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, दिन और रात की ध्यान रखना है कौन सी पूछ रहे हैं। और साइलेंस जोन की कई बार पूछी है तो ध्यान रखना 50 एंड 40। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से हर बार कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। तो इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, आपको पता है 2000 में आए थे, सितंबर 2000 में, और इसको 2015 में अचीव किया गया। ये टोटल 8 गोल्स थे, उनको सीक्वेंस में याद रखना है। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना। दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की बात है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। एक है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, बाल मृत्यु दर को कम करना। पांचवा है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, है ना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लेके आना। छठा है कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज,
मलेरिया, एड्स और HIV ऐसी बीमारियों से लड़ना, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, और लास्ट है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी रखना। तो ये आठों के आठों आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो जैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल खत्म हुए और वो काफ़ी सक्सेस रहे, तो जनवरी 2016 में लगभग 15 के एंड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए और ये नंबर बढ़ा दिए गए और इनको अचीव करना है 2030 तक। ये कितने गोल है? 17 गोल है। तो इन गोल्स को भी हमें सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। देखो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात हुई है 4th नंबर पे, और अगर हम वहाँ पर बात करें, वहाँ पे कौन सी एजुकेशन की बात थी? प्राइमरी एजुकेशन की। तो ये ध्यान रखना है। तो ये 17 के 17 को आपको सीक्वेंस में याद रखना है फ्रेंड्स। 17 के 17 को सीक्वेंस में याद रखना है। हिंदी में भी आपको मैंने लिख के दे दिया है, ये हिंदी में है। तो ये आपको 17 के 17 किसमें? सीक्वेंस में याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर फिर मैं लास्ट एक यूनिट है आपकी 10th, दैट इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं कर लेता हूँ फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से। जैसे यहाँ पे वेदांग की बात की गई है। वेदांग कितने हैं? वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई है, और वेदांग कुल कितने हैं? 6 है। और ये कौन कौन से क्या क्या है इसमें, ये सब बातें इसमें लिख दी है। शिक्षा है, उसमें फोनेटिक्स की बात है ना, जो नोज से रिलेटेड है, हमारी नाक से। व्याकरण है, वो क्या है? ग्रामर जानना है, ये माउथ से रिलेटेड है, मुख से। छंद है, वो वैदिक मीटर है इसमें। और ये पोइटिक वगैरह ये फीट से है ना, पैरों से। निरुक्त में क्या है? इटिमोलॉजी, यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये ईयर से संबंधित है। ज्योतिष है, वो एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, ये आंखों से रिलेटेड है। कल्प की बात है, वैदिक एक्शन, हमारे यहाँ रिचुअल्स की बात करता है, और ये आर्म्स यानी कि हाथों की से जुड़े हुए हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना, हायर एजुकेशन में। और अगर मैं बात करूँ हमारे दर्शन के बारे में बात करूं, तो 6 विद्वान हुए हैं। कौन से किन्होंने कौन सा दर्शन दिया, ये भी बात आपको याद रखनी है। महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन दिया, महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन, महर्षि जैमिनी जी ने मीमांसा दर्शन, महर्षि बादरायण व्यास जी ने वेदांत दर्शन, और महर्षि कणाद जी ने वैशेषिक दर्शन, और महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन। तो ये आपको किसने कौन सा दर्शन दिया, ये भी आपको याद रखना है। मैच करने के लिए आपसे कई बार पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, तो आपको पता है पहली एजुकेशन पॉलिसी 68 में आई, दूसरी 86 में आई, और 1992 में क्या हुआ? 86 वाले में संशोधन किया गया। और ये ईयर भी पूछ लिया कि जो 1986 में वाली पॉलिसी में संशोधन किया गया, वो कब किया गया? 1992 में, है ना। POA आया था, आपको पता ही है। और फिर 2020 में आई है। तो बेसिकली अभी 3 एजुकेशन पॉलिसी आई है, 68, 86 और 2020। और 1992 में तो क्या था? 86 वाले में थोड़ा संशोधन किया गया था। 68 आई थी जब प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे, और 86 आई जब राजीव गांधी जी थे, और 2020 जब मोदी जी हैं। और आपको ये बताना, 1992 में जो संशोधन हुआ तब PM कौन थे, ये आप बता देना अगर आपका मन करे तो फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी अगर मैं बात करूँ, 68 वाले की बात करूँ, तो आपको पता है जो हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 68 में, वो किसने रिकमेंड की थी? तो याद रखना, ये रिकमेंड की थी कोठारी कमीशन ने 64-66 में जो आया था। और इसने क्या रिकमेंड किया था कि हमारी GDP का 6% है, हमको एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। ये बात हुई थी, ठीक है, पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पॉलिसी में ये बात हुई। और इसमें ये बात हुई, इस पॉलिसी में ये कंपलसरी किया गया कि सारे बच्चों के लिए जो एज जो 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। तो ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आपको पता है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 1976 में, उसमें एजुकेशन को क्या किया? स्टेट विषय से हटा के सब कहाँ पे डाल दिया? स्टेट से इसको कंकरेंट में डाल दिया, समवर्ती सूची में, कंकरेंट स्टेट लिस्ट से हटा के। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो अभी अगर आपसे पूछे कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट का विषय है, तो आप कहोगे कंकरेंट लिस्ट का, यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब स्टेट लिस्ट का विषय था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये आपसे पूछ लेते हैं कि एजुकेशन को कब कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, तो आप कहोगे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में डाला गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ 86 में जो आई, इसमें क्या बातें हुई? तो इन्होंने काफ़ी बात की। इन्होंने कहा कि हर एक स्टेट के अंदर, है ना, ये आपसे पूछा हुआ है, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन,
हर एक स्टेट में क्या होना चाहिए, स्टेट काउंसिल होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी इसी पॉलिसी में बात की गई, और इसी में इम्फेसाइज किया गया कि एजुकेशन को मैनेज करना है ना, और इंटेलेक्चुअल रिगर होना चाहिए, सीरियसनेस ऑफ पर्पज की बात की गई, फ्रीडम क्या, फ्रीडम असेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की बात की गई। यानी कि एक तरह से एजुकेशन को बहुत कुछ मानने की बात की गई। ये सारी बातें यहाँ हुई 1986 में। ठीक है, तो ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। और 2020 में क्या हुआ, जो 10+2 वाली जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हटा के क्या किया गया, 5+3+3+4 ये ईयर्स हैं, और इसको 4 यहाँ पे स्टेजेस है। पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें बच्चा 3 साल आंगनवाड़ी जाएगा और अगले 2 साल में क्या करेगा, पहली और दूसरी। दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें तीसरी, चौथी और पाँचवीं पढ़ेगा। और तीसरी स्टेज है मिडल स्टेज, जिसमें छठी, सातवीं और आठवीं पढ़ेगा। और लास्ट स्टेज है दैट इज सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9वीं से 12वीं तक पढ़ेगा। और यहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं है कि आपको आर्ट लेना है, आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। वहाँ पे डिग्री ऐसे मिलेगा, या तो सर्टिफिकेट मिलेगा 1 ईयर करके छोड़ देते हो, या डिप्लोमा मिलेगा 2 ईयर का, या 3 ईयर का डिग्री मिलेगी, और 4 ईयर का रिसर्च, ऐसे है यहाँ पे। अगर आप 1 साल पढ़ के भी कॉलेज छोड़ते हो तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा, और बाकी आप बाद में पढ़ने आते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ेगा, नहीं, आप नेक्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप की बात भी की गई है, यानी कि इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात क्लास 6 से की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यावसायिक शिक्षा की बात क्लास 6 से की गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। और इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो हमें अपना ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है ना, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है, जो सकल नामांकन अनुपात है, हायर एजुकेशन में 2030 तक 50% लेने की बात, 2035 तक 50% लेके आने की बात की गई है ना। 2035 तक 50% लेके आना है सकल नामांकन अनुपात GER हायर एजुकेशन में। तो अब आपको सेकेंडरी में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना टारगेट कौन सी वर्ष का रखा गया है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, GER जिसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और UGC आपको पता है, अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 28 दिसंबर 1993 को हुआ है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1956 में, है ना, UGC एक्ट 1956 के तहत। और इसके ये रीजनल सेंटर्स हैं, है ना, इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए। और इसका काम क्या है UGC का, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों का समन्वय, निर्धारण और रख रखाव करना, ये बेसिकली UGC का काम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। न्यूपा है या फिर निपा, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम इसको बोलें नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और ये 2006 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगर इसको बनने की शुरुआत देखें तो 1962 में ये यूनेस्को रीजनल सेंटर था, 1965 में एईपा था, और 1973 में NSC, और 1979 में नीपा, और 2006 में इसको न्यूपा बना दिया, और क्या, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और उसके बाद बात करें रूसा, यानी कि रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन मिशन है। ये सेंट्रल का स्पॉन्सर्ड है, और ये कब लॉन्च हुआ, 2013 में। तो इसकी ईयर भी पूछ लेते हैं, तो क्या रूसना जब मैं 13 हूँ, तो है ना, रूसा। और रूसा का काम क्या है, स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करना। स्ट्रेटेजिक फंडिंग का मतलब होता है एक तरह से संस्थानों को, जो उच्च शिक्षा के संस्थान है जो राज्य के अंदर है, उनको रणनीति के आधार पर वित्त पोषण करना, कि क्या गरीब है या किस तरह से है, तो उस रणनीति के आधार पर वित्त पोषण करना काम है रूसा का। ठीक है, हायर एजुकेशन से संबंधित। और AICTE आपको पता है क्या है, टेक्निकल पार्ट को देखता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ, और 1987 में क्या बन गया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। और जितना भी मैनेजमेंट का और टेक्निकल चीज़ें हैं वो कौन देखेगा, AICTE देखेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक NBA की बात होती है, और एक NAC की बात होती है। तो NAC क्या है बेसिकली, NAC तो क्या देखता है, NAC एक्रीडेट करते हैं जनरल कॉलेजेस को, और NBA किसको एक्रीडेट करता है, ये बेसिकली टेक्निकल को एक्रीडेट करता है। क्योंकि UGC के अंडर क्या है, NAC है, NAC एक ऑटोनोमस बॉडी, ये UGC के अंडर। और AICTE के अंडर कौन है, NBA है। तो ये तो NAC तो देखेगा जनरल को, और NBA देखेगा टेक्निकल पार्ट को। और NBA आपको पता है, ये वाशिंगटन अकॉर्ड का, जो वाशिंगटन समझौता हुआ, उसका फुल मेंबर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स पूरी की पूरी कोशिश की है कि आपको लगभग 1 घंटा हुआ है, और 1 घंटे में 10 की 10 यूनिट को
प्रॉपर रिवाइज करने की पूरी कोशिश किया और मेरे हिसाब से ये आपकी हेल्प करेगा और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा लास्ट टाइम में कि मुझे ये चीज़ें करना चाहिए, ये चीज़ें ठीक है और सारी यूनिट्स में से निकल जाने का अलग कॉन्फिडेंस रहता है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसको हम हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं SWMG पे और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस अच्छे से पढ़ते हैं और एजुकेशन इसी पेपर के बाद लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। आपको मेरी तरफ से सबको ऑल द वेरी बेस्ट और प्लीज़ अपने एग्ज़ाम में जाते हुए अपना चित्त शांत रखें, आराम से एग्ज़ाम को दें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, अपने आप को रिलैक्स रखें, बहुत कॉन्फिडेंस को नीचा ना जाने दें, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने दें, मैनेज्ड वे में काम करें, सब बहुत बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं और PDF नोट्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।